स्टूडेंट, अब आज लास्ट में आपका जो आपका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एटलीस्ट उसका जो है लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस की वित्त कार्य का संगठन कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो हर फर्मों में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज होता है इट इज शेयर होल्डर। अंशधारी जो होता है वो सबसे पावरफुल इस स्ट्रक्चर की फर्स्ट जो कड़ी या फर्स्ट जो चेन होती है वो शेयर होल्डर होते हैं। हर फर्म अपनी फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए शेयर इश्यू करती है। शेयर को जो परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही फर्म में कैपिटल के लिए जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटी शेयर को परचेज किया जाता है। तो ऑलमोस्ट इसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करते हैं जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर जो है वो परचेज कर रखे हो। वो शेयर होल्डर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। संचालक मंडल जो होता है वो इन्हीं शेयर होल्डर्स में से सेलेक्ट होकर के आता है जिन्होंने कंपनी के बहुत ज़्यादा मात्रा में अंशों को क्रय कर रखा हो, शेयर को परचेज कर रखा हो। एटलीस्ट वही मेंबर्स जो है, वही शेयर होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी को उनको दे दिया जाता है। तो अंशधारी के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हमारा संचालक मंडल जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यही पूरी बिजनेस यूनिट को जो है वो सुपरवाइज, कंट्रोल, ऑपरेट जो है वो यही करता है। तो संचालक मंडल में जो होते हैं वो जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर परचेज कर लिए वही होते हैं। वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, वेल नॉन पर्सन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वित्त समिति, फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद की जो होती है वो पावरफुल कड़ी है, चेन है, वो होती है हमारे इस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें जो है फाइनेंशियल कमेटी में जो पर्सन अपॉइंट होते हैं वो पर्सन जो होते हैं इस संचालक मंडल के प्रतिनिधि होते हैं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एटलीस्ट वो मेंबर इसमें अपॉइंट होते हैं। कुछ विभागों के विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इसमें किए जाते हैं और कुछ मैनेजर्स जो होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले वित्त समिति जो है उसमें कौन कौन अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो संचालक मंडल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद एक जो आपकी बिजनेस यूनिट है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं एटलीस्ट वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। और उसके बाद किसी फर्म का मैनेजर जो होता है वो भी इसमें अपॉइंट किया जाता है। तो एटलीस्ट सबसे पहले देखना जरूरी है कि वित्त समिति में कौन कौन से लोग काम करते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष होगा वो प्रबंध संचालक होगा। जो भी उस मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उस फर्म का वो इस वित्त समिति का अध्यक्ष होगा। सभी सभाओं की अध्यक्षता, वित्त समिति की जितनी भी सभाएं होगी, मीटिंग्स होगी, उनकी अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाएगी। ये संचालक मंडल को वित्त नियोजन और नियंत्रण में सलाह देता है। ये जो है वित्त समिति ये क्या करती है, संचालक मंडल को सजेशंस देती है। संचालक मंडल को क्या देने का काम करती है, सजेशंस देने का काम करती है। किस पर, फाइनेंस पर, प्लानिंग पर, कंट्रोल पर, सुपरविजन पर ये समिति जो है वो संचालक मंडल को गाइडेंस देती है। उसके बाद ये इन दोनों के बीच चेन का काम करती है। किसके बीच में, संचालक मंडल के बीच में और प्रबंध संचालक के बीच में कड़ी का काम करती है। एमडी जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है वो लेकर के संचालक मंडल तक पहुंचाने का काम इसी का होता है। तो ये इन दोनों के बीच में जो है चेन का काम करने का काम करती है और ये सारे डिसीजन को ऑपरेट करने का काम इसका होता है। अब आता है नेक्स्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ जितने भी हमारे डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक पर्सन जो सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होता है, जिसने सबसे ज़्यादा शेयर परचेज कर रखे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है और जो इंटरेस्टेड होता है, जिसकी डिग्री मैनेजमेंट में होती है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी जाती है। तो वो होता है प्रबंध संचालक। अब जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उस फर्म के बारे में
फाइनेंस के बारे में वो बिना एमडी के सिग्नेचर के या बिना एमडी की सहमति के किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य या कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता। तो ये बिजनेस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा काम को देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता है, कुछ पर्सन अपने अंडर कंट्रोल अपॉइंट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल है कि प्रोडक्शन के लिए, कि प्रोडक्शन को सुपरविजन कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन देखेगा, तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट कर लिया जाता है जो डिसाइड करता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज किया जाएगा, किन शर्तों पर किया जाएगा, क्या डिस्काउंट होगी, कितनी अमाउंट होगी, कब ऑर्डर देना है, क्या करना है। वो पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में कहाँ क्या गड़बड़ है, किस प्रकार का काम हो रहा है। उसके बाद आता है पर्सोनल मैनेजमेंट मैनेजर, कर्मचारी प्रबंधक। तो कर्मचारी प्रबंधक जो होता है वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है एटलीस्ट उन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या जो स्कीम देनी है, क्या लॉन्च करना है, क्या वेलफेयर के लिए काम करना है, किसको कब कंपनसेशन देनी है। तो ये पूरा कर्मचारी प्रबंधक जो होता है उस संस्था में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में, वेतन भत्ते आदि के बारे में सोचने का काम करता है। उसके बाद आता है वित्त प्रबंधक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जो पूरे फाइनेंस को मैनेज करके चलता है, जो शेयर होल्डर्स ने लगाया उस कंपनी में। तो इसके लिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सन जो होता है वो अपॉइंट इस पोस्ट पर किया जाता है, वो कहलाता है फाइनेंस मैनेजर, और वो पूरे फाइनेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजर। तो मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो केवल मात्र उस फर्म की सेल को इंक्रीज करने का काम करता है, मार्केट में जा करके जो है फर्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लाता है, क्या इंप्रूवमेंट करना है प्रोडक्शन का वो बताता है, कंपटीटर के उसकी क्या कंडीशन है वो बताता है, और प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या डिटर्मिनेट करना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके वो बताता है। तो इसका काम पूरा मार्केट की रिसर्च और सेल्स को इंक्रीज करना होता है, फर्म की मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करना इसका काम होता है। तो इस प्रकार प्रबंध संचालक अपने कार्यों को इन 4% जो है उसमें अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इसमें फाइनेंस मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज फॉर ट्रेजर एंड सेकंड इज फॉर फाइनेंस कंट्रोलर। पहले को हम कोषाध्यक्ष बोलते हैं और दूसरे को वित्त नियंत्रक बोलते हैं। तो कोषाध्यक्ष जो है वो फंड का काम करेगा और फाइनेंस कंट्रोलर केवल मात्र कंट्रोल का काम करेगा। तो कोषाध्यक्ष को क्या क्या काम करना होता है। अब अगर वो चाहे तो हर काम के लिए, अगर बिजनेस यूनिट बड़ी है तो हर काम के लिए अलग अलग पर्सन कर सकता है, वरना इस अकेले ही पर्सन को बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले बैंकिंग व्यवहार, जितने भी फर्म के बैंकों के साथ, वित्तीय संस्थाओं के साथ डेली के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन डेली के ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करना, उनकी प्रॉपर जो है एंट्रीज करना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखना, वो कोषाध्यक्ष का काम होता है। वो पूरे बैंकिंग व्यवहारों का लेखा करते हैं कि कब कितना डेबिट हुआ और कितनी अमाउंट क्रेडिट होती है, उसको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखना कंपलसरी होता है। उसके बाद है रोकड़ प्रबंध, कि फाइनेंस जो ये कोषाध्यक्ष होता है इसका काम होता है कैश को मैनेज करना। ये पूरी रोकड़ को प्रबंध कर करके चलता है कि कल कितना पेमेंट करना है और कल कहाँ से कितना मैनेज आएगा। तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज की एटलीस्ट कंडीशन क्या है ये उसका ध्यान रखता है और फर्म में पर्याप्त तरलता बनाए रखता है ताकि फर्म अपने सारे कमिटमेंट को फुलफिल कर सके। तो ये रोकड़ का पूरा प्रबंध कर करके चलता है। उसके बाद आता है वित्त प्राप्ति नियोजन, कि अब आपको अगर कहीं से फाइनेंस को प्राप्त करना है तो आपको पहले से ही उसकी प्लानिंग प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी कि अगर फर्म में वित्त की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर करके चलो और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो फाइनेंस को कलेक्ट करने की एक्टिविटी को ऑपरेट करना पड़ेगा और फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये वित्त प्राप्ति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना भी एटलीस्ट इसी का काम होता है। उसके बाद है साख प्रबंध, कि अगर फर्म को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट रहती है, फर्म चाहती है कि मैं क्रेडिट पर परचेज करूं, तो साख की व्यवस्था करना भी इसी का काम होता है, वित्त प्रबंधक के कोषाध्यक्ष का, ये वित्त प्रबंधक का, कि वो फर्म के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल कराए कि अभी वो कुछ दिनों के लिए जो है परचेज करना चाह रहा है, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम्स हो,
तो उसमें कितने दिनों की क्रेडिट फैसिलिटी उसको मिल सकती है, उधार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है क्रय करने पर। उसके बाद है लाभांश का वितरण, कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट वो भी एक अच्छे रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं फर्म से। तो फर्म डिविडेंड क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसका डिसीजन ऑलमोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, परंतु वित्तीय प्रबंधक को एक अपना एस्टिमेशन बताना पड़ता है कि मेरे हिसाब से इस साल इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इतने % का डिविडेंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लाभांश जब डिसीजन हो जाता है हम कमेटी में मीटिंग में, तो उस लाभांश को वापस डिस्ट्रीब्यूट करना भी फाइनेंशियल मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हर शेयर होल्डर के पास उसके डिविडेंड की अमाउंट का चेक जो है उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए या उसके पास तक वो चेक पहुंच जाए। तो लाभांश को वितरित करना जब भी फर्म डिसीजन लेती है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ये उसका काम होता है कि वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद है पेंशन का प्रबंध, की बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं फर्मों में, अब उनको पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, उनका मंथली उसमें ट्रांसफर कितना करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि प्रॉपर अमाउंट हर महीने जो है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए अकॉर्डिंग टू सैलरी, उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है जितना भी पेंशन में डालना है, ग्रेजुएटी में डालना है, प्रोविडेंट फंड में डालना है, वो ट्रांसफर करना इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है वित्त कंट्रोलर, ये पूरा फाइनेंस को जो है वो कंट्रोल कर करके चलता है, जो भी नॉर्म्स होते हैं। इसमें सामान्य लेखे, वेतन और चिट्ठे, कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये सारी जनरल अकाउंटिंग करेगा, प्रॉपर जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर करके चलेगा, कि अकाउंटिंग की क्या सिचुएशन है, किस स्टाइल से जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं या लेखे रखे जाते हैं, सैलरी देना, सैलरी का जो है स्टेटमेंट तैयार करना, बैलेंस शीट जो है फर्म की वो बनाना, तो ये सारा काम इसका होता है कि ये सारा अकाउंटिंग रखेगा और बैलेंस शीट वगैरह बनाएगा। उसके बाद वित्तीय विवरण, की एक फर्म को जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग ऑफ द ईयर बनाने पड़ते हैं, उन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना भी एफएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो वित्तीय विवरण अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो बना करके और उनको तैयार कर करके रखे। उसके बाद एक बजट बनाना पड़ता है, एवरी ईयर उसको एक बजट प्रिपेयर करना पड़ता है, जो बजट ये शो करता है कि एस्टिमेटेड इनकम इतनी होगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फर्म के इतने होंगे। तो एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को पहले से ही उसको अपने एक बजट में शो करना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स प्रशासन, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, कि फर्म को अपनी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो टैक्स की अमाउंट को जो है वो रिटर्न पे करना, वो भी इसका काम है, कि कितना किस किस प्रकार का टैक्स जो है वो फर्म के थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, वो भी यही देखेगा और सरकार को नियमों के अनुसार कर को भुगतान करेगा। उसके बाद आंतरिक अंकेक्षण, की एक फर्म को हमेशा एक इंटरनल ऑडिट भी करानी पड़ती है। फाइनल रिपोर्ट से पहले, फाइनल ऑडिटिंग से पहले ही एक इंटरनल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट जो होती है वो फर्म के डायरेक्टर्स के थ्रू की जाती है। तो एफएम जो होता है वो डायरेक्टर्स को लाएगा, डायरेक्टर्स को शो कराएगा, उनसे एक रिपोर्ट प्रिपेयर कराएगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है उसके अकाउंट और स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के तरीके से। तो वो डायरेक्टर्स उस पर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं कि इस प्रकार से ये रिपोर्ट जाती है। तो एक इंटरनल ऑडिट जो होती है बिफोर एक्सटर्नल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है हर फर्म के लिए, जिस पर 2 डायरेक्टर सिग्नेचर करते हैं। तो ये ऑडिट भी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर को ही करानी पड़ती है। उसके बाद अभिलेखों की सुरक्षा, कि जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंट्स है, स्टेटमेंट है, जो भी कुछ है फर्म के पास कागज, वो सारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, सेफ्टी रखना लॉन्ग लाइफ तक, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी सुरक्षा रखे, उनको एज इट इज़ बनाए रखने में हेल्प करे। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी भी फर्म के फाइनेंस का।